प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। मिशन कर्मयोगी से सिविल सेवा अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। प्रदेश के 4 जिलों में सफेद मक्खी का प्रकोप। भिवानी में कृषि विभाग ने किसानों को रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों के प्रयोग की दी सलाह। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करनाल जिला प्रशासन ने बनाई टास्क फोर्स। नशे के खिलाफ काउंसलिंग से लोगों को किया जाएगा जागरूक। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से सुधर रहा कोरोना रिकवरी रेट। मृत्यु दर का ग्राफ गिरा, ठीक हो चुके हैं 29 लाख से अधिक मरीज। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए नई राष्ट्रीय व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेहद अहम अभियान है। अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा। कैबिनेट की बैठक में संसद में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाने को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाया गया है। इन फैसलों के अलावा 3 MOU पर भी सरकार ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी है, जिसमें जापान के साथ वस्त्र मंत्रालय का, फिनलैंड के साथ खनन मंत्रालय और डेनमार्क के साथ नवीनी ऊर्जा के समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। Jammu and Kashmir Official Languages Bill 2020, in which 5 languages, Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi and English, will be the official languages. This has been done based on the demand by the people. प्रदेश के दक्षिणी जिलों हिसार, भिवानी, जींद और चरखी दादरी में इन दिनों कपास की फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है। कृषि विभाग ने विशेष टीमें गठित कर फसलों को मक्खी से बचाने की योजना तैयार की है। प्रदेश के लगभग 7,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस वर्ष कपास की बुआई की गई है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी सफेद मक्खी का प्रकोप बहुत अधिक नहीं है और इस पर नियंत्रण कर फसल को बचाया जा सकता है। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कृषि अधिकारियों को सफेद मक्खी से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने कहा कि किसानों को सफेद मक्खी से घबराने की जरूरत नहीं है। किसान रासायनिक खादों का अत्यधिक मात्रा में फसलों पर छिड़काव ना करें, नहीं तो मित्र कीट खत्म हो जाएंगे जो सफेद मक्खी के कीटों को खत्म करते हैं। उन्होंने सलाह दी कि किसानों को कोबाल्ट क्लोराइड व नीम आधारित स्प्रे केमिकल सहित जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। हाई लेवल की साइंटिफिक मीट टाइप एक अपने एक्सटेंशन वर्कर जो हमारे ADO हैं, बाकी जो फील्ड में जाते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग करवाई है, उनकी नॉलेज को अपडेट कर सके और वो किसानों को सही तरीका इस सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए किसानों को बता सकें और वो अपनी फसल बचा के और एक जो उनकी उपयुक्त जो पैदावार आनी चाहिए वो ले सकें, उनको नुकसान ना हो। 24 से 48 घंटे के बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उसमें स्प्रे करता है कोबाल्ट क्लोराइड का, तो उस टाइम जो उसकी फसल को बचने की जो स्थिति है या रिकवरी रेट है वो बहुत कम होगा। किसान भाइयों से ये नम्र निवेदन है कि जैसे ही आपके पौधे मुरझाए हुए मिलते हैं
तुरंत कोबाल्ट क्लोराइड का स्प्रे करें तो आपकी फसल बच जाएगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करनाल जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नशा मुक्ति शिविर लगाए जाएंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी लिस्ट में प्रदेश के करनाल सहित 10 जिले शामिल हैं जो नशे की चपेट में हैं। उप पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि जिले में नशे के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। वहीं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि नशा करने वालों की सूचना देने वालों के लिए जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में कई स्थानों पर काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। आम जन भी नशे के बढ़ते कारोबार से चिंतित हैं। उनका मानना है कि पुलिस और प्रशासन को नशे को खत्म करने के लिए एक्शन मोड में काम करना होगा। आज तो हमने उस टास्क फोर्स की बैठक भी कर ली है और जो 4-5 चीज़ें उसमें टास्क फोर्स में फैसले किए गए हैं उसमें से कुछ तो ये हैं कि जितने भी लोग ऐसे होंगे उनको आइडेंटिफाई करके हम उनकी काउंसलिंग कराएंगे। एसडीएम मसंद को इसके लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हमने इसमें किए हैं। आने वाले समय में जरूर इस पर ऐसे लोगों की लिस्ट भी उस मीटिंग में देख ली है और उसमें हमने पुलिस विभाग को आदेश दिए हैं सब कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कुछ नए काउंसलिंग सेंटर्स भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक जो है सिविल हॉस्पिटल में जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको हम थोड़ा सा मजबूत बनाएंगे। साइकेट्रिक काउंसलिंग वगैरह भी की जाएगी। कि पुलिस प्रशासन अगर सख्ती से चाहे तो ये करनाल के अंदर नशा जो कारोबारी हैं पनप नहीं सकते। ये नशे वाले जो बिल्कुल सिस्टम है, जो युवा वर्ग है, आज ऐसे कई युवा हैं जो अपना ब्लड बेच बेच के भी नशा लेने के लिए उतारू हैं। इस प्रकार से हमारी डीसी साहब से और प्रशासन से पुरजोर प्रार्थना है, अगर हम करनाल के ज़िले को, करनाल के एरिया को नशा मुक्त करना चाहते हैं तो एक टीम बनाएं जिससे सख्ती से अपने जो कानून के दायरे में आते हैं अपनी टीम बनाकर एसपी साहब भी, डीसी साहब भी, उनके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। करनाल का नाम नशे के बात में जो है बिल्कुल भी सिलेक्ट करना है और पूरे कदम जो है प्रशासन इसके लिए। अगर प्रशासन अपनी पूरी प्रबल इच्छा के साथ ये कार्य करेगा और जो ये लोग काम करने वाले हैं उनको किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी, मैं ये नहीं सोचता कि इसमें कोई भी तरह की ऐसी रुकावट हो। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 3.6 गुना हो गई है। सरकार द्वारा टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.76% है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,12,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक लगभग 4,43,37,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में संक्रमण दर में भी कमी आई है और ये लगभग 8.5% हो गई है। प्रदेश के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने स्नातकोत्तर और पीएचडी कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए 6, 9, 12 और 16 सितंबर को प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि उक्त कोर्सों में दाखिले ऑनलाइन माध्यम से ही होंगे। इस वर्ष किसी प्रकार की फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म में अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद कोई कमी होगी तो उनके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार ने निर्धारित समय अवधि में सूचना के बावजूद इस कमी को दूर नहीं किया तो पहली काउंसलिंग में उसे सीट अलॉट नहीं की जाएगी। दूसरी काउंसलिंग के लिए तिथि अलग से जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की विवरणिका में दिए दाखिला व आरक्षण संबंधी नियम व शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। प्रदेश सरकार द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी है, जिसका जिला फतेहाबाद के किसानों ने स्वागत किया है। कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि जो किसान पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए थे उनके हित में सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। किसान अपने गांव के CSC सेंटर में जाकर अपनी फसल का ब्यौरा पंजीकृत करवा सकते हैं।
पंजीकरण के लिए किसान विभाग की अधिकृत साइट पर जाकर भी अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं। फसल ब्यौरा दर्ज करवाने आए किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा पंजीकरण की तिथि बढ़ाने से बचे हुए किसान भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की जो तारीख 31 अगस्त थी उसको बढ़ा के 7 सितंबर तक कर दिया गया है। तो सभी किसान भाइयों से अपील की जाती है कि वो अपने गांव के अंदर CSC सेंटर जो बने हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठते हैं, उसके ऊपर 7 तारीख तक अपना फसल का ब्यौरा दे, ताकि भविष्य के अंदर उनको फसल बेचने के अंदर दिक्कत ना आए। सरकार ने अच्छा किया है, जो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, काफ़ी किसान रह गए थे इस स्कीम से पीछे, तो ये 1 हफ्ता आगे कर दिया। सरकार के सभी किसान एहसानमंद रहेंगे इस बात से। ये जो 1 से 7 प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा खरीफ 2020 के दौरान बोई गई बाजरे की फसल के सत्यापन की प्रक्रिया 10 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष केवल वही बाजरा करने का निर्णय लिया है जिसका विवरण किसानों ने पहले ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है और अधिकारियों द्वारा इसे सत्यापित किया जा चुका है। इसीलिए फसल डेटा का पूर्ण और समय पर सत्यापन सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि राज्य में किसानों को अपनी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ विभाग द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों और सब्सिडी का लाभ भी मिल सके। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करवाए गए फसल डेटा को सत्यापित करने के लिए सभी जिलों में लगभग 650 कर्मचारी पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। सत्यापन डेटा वेब एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। अमृत मिशन के अंतर्गत हरियाणा द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हरियाणा की प्रशंसा की गई। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा की उपलब्धि पर भी मंत्रालय ने राज्य सरकार की सराहना की है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं PM स्वनिधि, अमृत, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रदेश की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के तहत हिसार, करनाल, अंबाला 30 सितंबर तक रेहड़ी फड़ी वालों को लोन दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,03,024 रेहड़ी फड़ी वालों की पहचान कर इनको वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 63,411 लाभार्थियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि अमृत मिशन के तहत मार्च 2021 तक सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। नूंह जिले में किशोरी एक्सप्रेस के माध्यम से महिलाओं में खून की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाइयां दी जा रही हैं। किशोरी एक्सप्रेस में कोरोना संक्रमण से बचाव नियमों का पालन करते हुए महिलाओं के खून की जांच की जाती है। साथ ही इस वाहन से महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन भी वितरित किए जा रहे हैं। सामाजिक संगठन की मैनेजर ने बताया कि अब तक इस कार्यक्रम से जिले की 23,000 महिलाएं व किशोरियां लाभ उठा चुकी हैं। महिलाओं में खून की कमी पाए जाने पर उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और साथ ही आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि खून की कमी के कारण महिलाओं को कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। वहीं उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि किशोरियों और महिलाओं को किशोरी एक्सप्रेस का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेस वाहन गांवों में जाकर महिलाओं व किशोरियों की खून की जांच करता है, जिससे उन्हें किसी अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करने का जो प्रैक्टिस था, जिसके चलते उनको बहुत सारी बीमारियां होती। बेसिक कंपोनेंट इसमें यह है कि लड़कियों का ब्लड टेस्ट होता है। जो लड़की का ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल सीवियर लेवल में रहता है, तो सीवियर लेवल उसका एक लेवल है, सीवियर, मॉडरेट एंड जो सीवियर एंड मॉडरेट में रहते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट। सरकार की तरफ से पोषण सप्ताह भी चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत हम चाह रहे हैं कि इसको और से और ज़्यादातर ब्लॉक में लगाया जा सके। इसमें CSR की मदद से, इसके अलावा हम अपने भी यहाँ पर जो बाकी संस्थाएं हैं उनको भी साथ में लेके इसमें चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से लोग इसमें साथ दें और इसको आगे बढ़ाएं।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। मिशन कर्मयोगी से सिविल सेवा अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। प्रदेश के 4 जिलों में सफेद मक्खी का प्रकोप। भिवानी में कृषि विभाग ने किसानों को रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों के प्रयोग की दी सलाह। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करनाल जिला प्रशासन ने बनाई टास्क फोर्स। नशे के खिलाफ काउंसलिंग से लोगों को किया जाएगा जागरूक। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से सुधर रहा कोरोना रिकवरी रेट। मृत्यु दर का ग्राफ गिरा, ठीक हो चुके हैं 29 लाख से अधिक मरीज। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।